Before getting into the video, don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की। जहां तक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसको सबसे पहले क्वाइन किया था इंडियन ने, एंड दैट वाज यूएल गोस्वामी। यूएल गोस्वामी ने इसको क्वाइन किया था 1955 में। उसने एक आर्टिकल लिखा था यूएल गोस्वामी ने, एंड द टाइटल ऑफ दैट वेरी आर्टिकल वाज स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ये उस पेपर का टाइटल था जो यूएल गोस्वामी ने लिखा था, और इसी पेपर में इन्होंने हाईलाइट की थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज व्हाई क्रेडिट इंडिया की तरफ से अगर देखेंगे तो यूएल गोस्वामी को जाता है फॉर द क्वाइनिंग ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन एक और चीज है, एक और थिंकर है, एक और ऑथर है जिसको हम कहते हैं जॉर्ज गेंट। जॉर्ज गेंट जो थे वो थे अमेरिका के, उसको माना जाता है फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और उसको ये भी माना जाता है कि इसी पीरियड में, इसी 1955 पीरियड के दौरान जॉर्ज गेंट ने भी इस टर्म को यूज किया था, और उसने 1979 में अपनी पॉपुलर बुक दी थी, एंड द टाइटल ऑफ जॉर्ज गेंट्स बुक वाज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड्स। ये 1979 में जॉर्ज गेंट ने दी थी, और जॉर्ज गेंट को कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोपोनेंट माना जाता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, और वो पर्सन कौन है? वो है एडवर्ड वीडनर। एडवर्ड वीडनर को माना जाता है फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जब एडवर्ड वीडनर ने डिफाइन किया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसने इसकी जो अगर मानेंगे हम पहली डेफिनेशन, वो एडवर्ड वीडनर ने दी। और एडवर्ड वीडनर ने जब बात की डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, जब उसने एक्सप्लेन इसकी डेफिनेशन की कॉन्सेप्चुअली, देन व्हाट वाज दैट वेरी डेफिनेशन, तो एडवर्ड वीडनर वहां पे कहते हैं जो ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज मोर एक्टिव, दैट इज इट इज एक्शन oriented, it is goal oriented, it is change oriented. सो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जहां एक्शन ली जाएगी, गोल्स अचीव किए जाएंगे और चेंजेस लाई जाएंगी, वो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है एज पर एडवर्ड वीडनर। और एडवर्ड वीडनर इस चीज में बिलीव करते थे कि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी हो और डिसेंट्रलाइजेशन भी हो। सो अभी तक 3 नाम, यूएल गोस्वामी, जॉर्ज गेंट who is known as father of development administration, foremost proponent एडवर्ड वीडनर को माना जाता है, जिसने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी, कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया। तो क्वाइन की है यूएल गोस्वामी ने, लेकिन अकॉर्डिंग टू फेरल हैडी जो है, वो कहते हैं जॉर्ज गेंट अपने आप को क्रेडिट देता है कि सबसे पहले टर्म क्वाइन मैंने की मिड 1950s में,
लेकिन एग्जाम में आएगा हु हैज कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट, तो यूएल गोस्वामी आंसर है। अगर वहां आएगा अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले किसने कॉइन की, तो आएगा जॉर्ज गेंट। लेकिन सबसे डिफरेंट एक और चीज यहाँ पे है, और वो है टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया। एक तो हुआ कॉइन करना, कोल्ड वॉर वाज कॉइन्ड बाय बर्नेट बारुच, इट वाज फर्स्टली यूज्ड बाय वुड्रॉ विल्सन, it was first used by Walter Lippmann. इसी तरह डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉइन्ड बाय यूएल गोस्वामी अकॉर्डिंग टू फेरल हेडी जॉर्ज गेंट, first time defined by Edward Weidner, but it was first time used by firstly used by Donald C. Stone. ये चार इंपॉर्टेंट नाम्स है जो कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत पॉपुलर है। Coined by Yuval Goswami according to federal head George Gantt, who is also known as father of DA, जिसने बुक लिखी 1979 में। Edward Whitner foremost proponent because he was the first to provide the definition, but it was Donald C. Stone who first time used the term development administration. तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को माना गया, क्या माना गया इसको, सब फील्ड ऑफ पब्लिक एड। सब फील्ड ऑफ पब्लिक एड इन 1950s एंड 60s। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वजूद में इसलिए आती है क्योंकि रीजन इसके पीछे ये होते हैं, न्यूली एमर्जेड स्टेट्स वजूद में आती है। समझो 1950-60 के दौरान ये वजूद में आती है, जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म होती है तो बहुत सारे देश आज़ाद होते हैं, तो नए नेशंस जो वजूद में आते हैं उनकी वजह से ये वजूद में आती है। पहली एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ मीन्स पे जो है ज्यादा स्ट्रेस देती थी और गोल्स को वो इग्नोर करते थे, तो यहां पर गोल ओरिएंटेड आ गई। जो हमने कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप पढ़ा था 1960s का, वो भी इसमें कारगर साबित हुआ इसके एस्टेब्लिशमेंट में। तो नई कंट्री जब आई तो नए इकोनॉमिक मॉडल्स और नई डेवलपमेंट स्कीम्स आ गई। यूएस और यूएन ने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, चाहे वो टेक्निकल असिस्टेंस थी या इकोनॉमिक असिस्टेंस थी, इन न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए, दैट इज आल्सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कारगर सेटअप। और उसके साथ साथ यहाँ पर नए मॉडल्स इसलिए वजूद में आए क्योंकि पुराने वेस्टर्न मॉडल से जो थे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स आपको अचीव नहीं हो रहे थे, तो वो फेल हो रहे थे वो वेस्टर्न मॉडल्स, तो नए मॉडल्स यहाँ पर वजूद में आ गए। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वजूद में आई। और जहां तक फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हु इज दैट वेरी पर्सन, ही इज जॉर्ज गेंट। जॉर्ज गेंट क्या कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्पसेस, लॉयल्टीज, एटीट्यूड्स। जहां तक पर्पसेस की बात है, इट इज सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ आपने करना है। जहां तक लॉयल्टीज की बात है तो इट इज आपने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है। जहां तक एटीट्यूड्स की बात है, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन is characterized by, is defined as purposes, loyalties, and attitudes by its father, that is George Gent. George Gent.
इसके बगैर एक और एक्सपोनेंट है इसके साथ, वो है मार्टिन लैंडौ। मार्टिन लैंडौ कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो कहते हैं इट इज इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज। तब्दीली आपने लानी है सोसाइटी में, ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मार्टिन लैंडो, इट इज इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज। एक और एक्सपोनेंट है, उसका नाम है एर्विंग स्वेडलो। वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? वो कहते हैं इट इज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज। एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज। और यहाँ दो काम है पुअर कंट्रीज में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, दो दो काम इनके हैं। एक है आपने प्लानिंग करनी है, प्लस आपने इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। लेकिन जो फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट इसके है, बहुत सारे इसके अदर प्रोपोनेंट्स भी है, लेकिन मेन जो है डोनाल्ड सी स्टोन ने पहली बार इस टर्म को यूज किया। एमर्ज ये 1945 के बाद 1950s के दौरान हुई। फेरल हीडी के हिसाब से जॉर्ज गैंट कहते हैं ये पहले मैंने क्वाइन की, और इंडियन स्कॉलर स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आर्टिकल लिखते हैं इंडिया में, तो युवल गोस्वामी वहां पर इस्तेमाल ही करते हैं 1955 में, इसलिए युवल गोस्वामी ने सबसे पहले इसको क्वाइन किया जनरली। और यूज पहले डोनाल्ड सी स्टोन ने किया, और इसकी जो पहली डेफिनेशन दी वो दी थी एडवर्ड वीटनर ने। और एडवर्ड वीटनर ने इसको माना एक्शन गोल एंड चेंज ओरिएंटेड डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे इसके रीजंस रहे एमर्ज होने के, और उन रीजंस के बगैर जो ये फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट है जिसको हम कहते हैं एडवर्ड वीटनर, उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा? वीटनर अबाउट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, वीटनर अबाउट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम वीटनर की बात करते हैं तो वहां पर उनने क्रिटिक किया था ट्रेडिशनल पब्लिक एड को। वो कहते थे ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो थी दैट वाज मोस्टली फोकसिंग ऑन मींस and that always ignored and forgotten ends. ट्रेडिशनल पब्लिक एड मीन्स पे फोकस कर रही थी, एंड्स को भूल चुकी थी, ये कहते हैं एडवर्ड वीटनर। तो ये प्रॉब्लम देख के उन्होंने डिफाइन किया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड और चेंज ओरिएंटेड। दैट मीन्स एडवर्ड वीटनर कहते हैं आपने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिनिस्ट्रेशन को आपने डेवलपमेंट इस तरह से करनी है, वहां पर आपने प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस इस तरह से अचीव करनी है, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है टुवर्ड्स progress, whether that is progress in social scenario, political, economic, जो भी ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव करने हैं उनमें आपने प्रोग्रेस हासिल करनी है, चाहे वो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ही क्यों ना हो। दैट इज व्हाट डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट। सो वो मॉडर्निटी, नेशन बिल्डिंग और सोशो इकोनॉमिक चेंजेस की बात कर रहे थे, कौन? एडवर्ड वीटनर। और उसमें एंड्स भी आते हैं, उसमें एक्शंस, गोल्स और चेंजेस आती है। एक्शन आप लेते हो गोल अचीव करने के लिए, तो वहां पुरानी जो चीजें हैं वो रिप्लेस होती है नई चीजों से। सो एक्शन, गोल एंड चेंज, ये तीनों आती हैं इसमें। उसके बाद एक इंडियन है, उसका नाम है पाई पनादिकर। वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? वो कहते हैं इट इज एडमिनिस्ट्रेशन विद प्लान्ड चेंज।
एडमिनिस्ट्रेशन विद प्लान्ड चेंज। और यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर एक और कंट्रीब्यूशन है वो है जो फादर रहे हैं 10 साल चेयरमैन रहे हैं 10 साल कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के, दैट इज फ्रेड रिग्स, FW रिग्स। वो क्या कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? वो कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू साइड्स, इट हैज टू साइड्स, इट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड इट इज डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहां पर रिग्स कहते हैं आपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करनी है। यहां पर आते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, आपने डेवलपमेंट प्रमोट करना है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहां पर दिखाने हैं। और दूसरा जो है डेवलपमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज आपने ऑफिस को डेवलप करना है। इसमें आता है स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज। सो रिग्स कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू साइड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ ऑफिस में बैठी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलपमेंट प्रमोट कर रही है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे रही है। अब ये जो ऑफिस में बैठी है एडमिनिस्ट्रेशन, अब इसको भी डेवलप की जरूरत है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट हुई प्रोग्राम्स आपके, एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ ऑफिस में जो बैठे हुए लोग हैं, ऑफिस जो है वहां पर उनके अंदर जो कैपेसिटीज है वो डेवलप करनी है, उनको ज्यादा टाइम देना है, उनको मोर टेक्नोलॉजीज देनी है। सो इट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज पर ट्रिक्स। वो जो जनरल नेचर आता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को, वो ये आता है इट इज चेंज ओरिएंटेड, इट इज एक्शन ओरिएंटेड, इट इज गोल ओरिएंटेड, यहाँ पर कमिटमेंट है, यहाँ पर आपने लोगों को सर्व करना है, क्लिएंट ओरिएंटेशन, आपने फिक्स टाइम पे आपने यहाँ पर चीजें जो है खत्म करनी है, अचीव करनी है, तो इसको है टेम्पोरल डायमेंशन, टाइमली। उसके साथ साथ यहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन होती है और इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी आप डेवलपमेंट करते हो। ये सारी जनरल सी फीचर्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। बट दिस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि ट्रेडिशनल जो थी वो थी, अगर ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, वहां तब्दीली नहीं आती थी, मीन्स पे आप फोकस करते थे। सो वहां स्टेटस क्यों था। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसके मुकाबले में, सेंट्रलाइज्ड के मुकाबले में है डिसेंट्रलाइज्ड, और स्टेटस क्यू के मुकाबले में है चेंज ओरिएंटेड। डिसेंट्रलाइज्ड और चेंज ओरिएंटेड। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में थी हायरार्की और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में है फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन नैरो थी और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ब्रॉड है, ये ब्रॉड है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन पार्टिसिपेशन कम थी, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन पार्टिसिपेशन ज्यादा है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में आप ज्यादा प्लानिंग नहीं करते थे, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आप ज्यादा प्लानिंग करते हो। वहां पर आप अथॉरिटेटिव थे ट्रेडिशनल में, यहां पर आप डेमोक्रेटिक हो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। ट्रेडिशनल का स्कोप नैरो है और डीप और वाइड स्कोप है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का। वहां कोई प्रोग्राम आप मीन्स आप लेते थे अचीव करने के लिए, आप कोई टारगेट और टाइम नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ टेम्पोरल डायमेंशन है, टाइम बेस्ड ऑब्जेक्टिव्स। वो ज्यादा इनर सेंट्रलाइज्ड ऑफिस पे फोकस करते थे, ये आउटवर्ड लुकिंग, इसको सिटीजन पीपल ओरिएंटेड है ये।
सो ये सारी चीजें आती है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। और जब हम डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें एडवर्ड वीडनर, जॉर्ज गेंट, यूवल गोस्वामी, डोनाल्ड सी स्टोन, फ्रेडरिक्स, नॉट यस एफडब्ल्यू रिग्स, मोस्टली इनकी बात होती है। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वजूद में तब आती है जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म होती है, 1950s के अराउंड ये वजूद में आती है। और अकॉर्डिंग टू फेरल हिटी, जॉर्ज गेंट ने इसको कॉइन किया, लेकिन जनरली यूएल गोस्वामी ने कॉइन किया। सबसे पहली डेफिनेशन एडवर्ड वीडनर ने दी, लेकिन सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया डोनाल्ड सी स्टोन ने। डोनाल्ड सी स्टोन ने। सो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद वहां पर एक और चीज आती है, एक और कॉन्सेप्ट जो आता है, दैट इज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और जब हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये वजूद में आती है 1960s के दौरान। ये आती है वजूद में 1960s, बट लेट 1960s के दौरान ये वजूद में आती है। क्योंकि तब एक कॉन्फ्रेंस जो थी वो चल रही थी, एंड दैट वेरी कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी, उस कॉन्फ्रेंस का जो नाम है दैट इज मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस। दैट इज मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस ऑफ 1968। 1968 उसको हम मानते हैं मिनोब्रुक फर्स्ट 1968। सितंबर का महीना था और ये कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये अमेरिका में हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस के जो कन्वीनर थे, जो इसको सुपरवाइज कर रहे थे, वो थे ड्वाइट वेल्डो। और as per Waldo, as per the events of the conference, this very conference gave rise to the new public administration। ऐसा क्या हुआ था इस कॉन्फ्रेंस में? दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आए थे जिसने इनको मजबूर किया फोकस करने के लिए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे। टू फैक्टर्स, फीचर्स अलग है, मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं। वन वाज 1960s, अगर देखेंगे यूएस कहां पे था? वियतनाम में। और उधर से अमेरिका में सिविल लिबर्टीज मूवमेंट, नेग्रोज लोग मूवमेंट कर रहे थे, रायट्स वहां चल रहे थे। और एज पर रॉबर्ट जुलम्बेविस्की, रॉबर्ट टी जुलम्बेविस्की, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो टर्बुलेंस अमेरिका में हुई है और अमेरिका इंटरवेंशन कर रहा था वियतनाम में, अंदर से अमेरिका में बगावत और सिविल लिबर्टीज मूवमेंट हो रहा था ऑन द पार्ट ऑफ नेग्रोज, रायट्स हो रहे थे। उस दौरान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज शेकन, इट वाज शेकन इन अमेरिका by these revolutionary waves। और 1960s was like a war for public administration as per रॉबर्ट टी जोलम्बोव्स्की। ये पहला फैक्टर था, ये कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई फिर 1968 वाली। और दूसरा फैक्टर ये था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे इन्फ्लुएंस हो रहा था यंगर्स का, इन्फ्लुएंस्ड बाय यंगस्टर्स, यंग स्कॉलर्स रादर, जो ट्रेडिशनल पब्लिक एड से सेटिस्फाई नहीं थे और वो इसमें चेंजेस लाना चाहते थे। और वो चेंजेस उन्होंने हाईलाइट की हानी रिपोर्ट में, जो कि हायर एजुकेशन पे था अमेरिका में। हानी रिपोर्ट में उस यंग जनरेशन ने हाईलाइट किए थे अपने मुद्दे मसाइल।
तो यहाँ पर यंगस्टर्स ने ये रियलाइज किया कि देयर इज जनरेशनल गैप इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जनरेशनल गैप। दैट इज वाई इस सितंबर 1968 वाली कॉन्फ्रेंस में 33 यंग स्कॉलर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जो इस मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर जो कि साइराक्यूज यूनिवर्सिटी में है। साइराक्यूज यूनिवर्सिटी में जो ये मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर है वहां पर हुई। 33 यंग स्कॉलर्स से, और उन्होंने जनरेशनल गैप को रियलाइज किया। लेकिन उनको लीड कर रहा था डिवाइट वेल्डो, और उन्होंने वहां पर इस मिनोब्रुक फर्स्ट में चैलेंज किया था ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसी यूथ कॉन्फ्रेंस की वजह से वजूद में आती है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेट 1960, दैट इज 1968। और इसमें अहम फीचर्स क्या थे? पहला फीचर था अमेरिका में पेश किया गया हायर एजुकेशन पे रिपोर्ट, जिसका नाम है हॉनी रिपोर्ट ऑन हायर एजुकेशन फॉर पब्लिक सर्विसेज 1967। और इसी 1967 में फिलाडेल्फिया में कॉन्फ्रेंस होती है। अमेरिका में एक और कॉन्फ्रेंस होती है ऑन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के जो चेयरमैन थे वो वेल्डो नहीं थे, बल्कि जेम्स सी चार्ल्सवर्थ थे। जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। इस कॉन्फ्रेंस के अराउंड वेल्डो की पब्लिकेशन आई थी, and that is public administration in time of revolutions. Public ed in times in times of revolution 1968. फ्रैंक मैरिनी की एडिटेड पब्लिकेशन आई। एडिटेड वाली पब्लिकेशन आई फ्रैंक मैरिनी की 1971 में, इसी कॉन्फ्रेंस के अराउंड। और उस पब्लिकेशन का नाम था टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एड द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव, यानी इस कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन्स। टुवर्ड अ न्यू पब्लिक एड मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। डुवाइट वेल्डो की 1968 के बगैर 1971 में एक और पब्लिकेशन आती है, और उसको हम कहते हैं पब्लिकेशन ऑफ पब्लिक एड इन टाइम ऑफ टर्बुलेंसेस। टर्बुलेंसेस ये थी जब वियतनाम में थे, इधर से अमेरिका में ब्लैक्स का मूवमेंट हो रहा था, रायोट्स हो रहे थे, तो उस दौरान पब्लिकेशन दी डुवाइट वेल्डो ने, और उसका नाम है पब्लिक एड इन टाइम ऑफ टर्बुलेंसेस 1971। और आखिर वाली पब्लिकेशन इस कॉन्फ्रेंस के रिलेटेड थी, दैट वाज फ्रेडरिक्सन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन्स। वो क्या थी? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसकी बुक थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 1980। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजूद में आने के, और मिनोबुक कॉन्फ्रेंस के फीचर्स। 33 यंग स्कॉलर्स थे, साइराक्यूज यूनिवर्सिटी मिनोबुक कॉन्फ्रेंस हॉल, एंड हेडेड बाय डवाइट वेल्डो। तो जब हम गोल्स देखते हैं न्यू पब्लिक एड के, एक आता है रिलेवेंस। रिलेवेंस रियलिटी ऑफ लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनको आपने सॉल्व करना है। वैल्यूज
आपने वैल्यू देना है, आप कहते हो कभी कभार वैल्यू न्यूट्रल, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज में आप ना नॉर्मेटिव स्टडी करते हो, आप ओपन रहते हो, आप टारगेट ग्रुप्स रखते हो, आप वैल्यू देते हो कि अगर हम इन टारगेट ग्रुप्स पे ये चीजें करेंगे तो क्या अचीव होगा। सो यहाँ पर आप नॉर्मेटिव स्टडीज, नॉट एम्पेरिकल। जब हम एम्पेरिकल की बात करते हैं वहां पर वैल्यू न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं वैल्यूज की, तो ये नॉर्मेटिव स्टडी है। और मकसद रिलेवेंस के साथ साथ वैल्यूज के बगैर जो रहता है वो रहता है आपने फेयरनेस मेंटेन करनी होती है, सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी इसका ऑब्जेक्टिव है। आपने तब्दीली लानी है, चेंज ओरिएंटेशन। और आखिर पे जो आपने जो जिसको आप सर्व कर रहे हो ना, वो है क्लाइंट फोकस, लोगों के मसले मसाइल। ये 5 गोल्स है न्यू पब्लिक एड के: रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज एंड क्लाइंट फोकस। और जहां तक जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की बात है, वो न्यू पब्लिक एड को क्या कहते हैं? वो कहते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सेकंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म। सेकंड जनरेशन बिहेवियरलिज्म। और जो ये गोल्स हमने यहाँ पे देखे, ये देता है फ्रैंक मैरिनी। और फ्रैंक मैरिनी की तरह जिसने वो 2 फैक्टर्स मेनोब्रुक 1968 मेनोब्रुक फर्स्ट के दिए, उसी तरह 3 एंटी गोल्स देते हैं वो रॉबर्ट टी जोलम्बवस्की। 3 एंटी गोल्स बाय रॉबर्ट टी जोलम्बवस्की। वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो लिटरेचर है वो है एंटी पॉजिटिविस्ट। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन को वो रिजेक्ट करते हैं, rejecting the definition of public administration as value free. So it is anti positivist, anti technical, or more or less ब्यूरोक्रेटिक कहें या हियरार्चिकल कहें। ये गोल्स और एंटी गोल्स आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एड के एंटी गोल्स देते हैं रॉबर्ट टी जोलम्बवस्की और गोल्स देते हैं फ्रैंक मैरिनी। बट वन थिंग इज हियर, वो ये है जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन अभी हमने इससे पहले पढ़ी, इनमें थोड़ी सी सिमिलरिटी है एक एस्पेक्ट से। दोनों क्या है? गोल प्लस चेंज ओरिएंटेड। लेकिन फर्क ये है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इनके बीच सिमिलरिटी है। जो इनके बीच डिफरेंस है वो ये है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्राइमरली कंसर्न्ड विद वेस्टर्न सोसाइटीज, डेवलप्ड एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड फोकस कर रही थी। और इस दौरान जो हमने मिनोब्रुक फर्स्ट देखी वो 1968 में हुई। मिनोब्रुक सेकंड जो हुई वो 20 साल बाद 1988 में हुई। और मिनोब्रुक थर्ड जो हुई वो 20 साल बाद 2008 में हुई। और जो मिनोब्रुक सेकंड है उसको माना जाता है डीप एंड वाइड देन मिनोब्रुक फर्स्ट। डीप एंड वाइड देन मिनोब्रुक फर्स्ट।
मिनोब्रुक फर्स्ट अगर रिजिड थी तो मिनोब्रुक सेकंड फ्लेक्सिबल रही। मिनोब्रुक फर्स्ट अगर इक्विटी और चेंज पे फोकस करती रही, रिलेवेंस पे फोकस करती रही, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये लीडरशिप, ये लीगल पर्सपेक्टिव और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे फोकस करती रही। लेकिन दोनों कॉन्फ्रेंस का कंट्रीब्यूशन जो रहा वो कंसर्न था रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो लास्ट वाला मेन टॉपिक है दैट इज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ग्रेजुएशन में लास्टली आपने पढ़ा होगा न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में। बहुत आसान ये टॉपिक है, और जहां तक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात है, इट इज टोटली रिजेंबलिंग विद ग्लोबलाइजेशन इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन कहा जाता है जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ये लेटेस्ट पैराडिम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। लेटेस्ट पैराडिम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पहले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उसके बाद जो है दूसरा पैराडिम जो है, दूसरा जो जो इनोवेशन है, रीइन्वेंशन है पब्लिक एड में, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है। सो पहले इट वाज न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट रीइन्वेंशन, और दूसरी रीइन्वेंशन जो है वो है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और ये वजूद में आती है 1990s के दौरान, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। और जहां तक न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बर्थ की बात है, तो वहां पर डेविड ऑसबोर्न और टैड गैबलर का कंट्रीब्यूशन है। 1992 में उन्होंने अपनी जो बुक लिखी दैट इज रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट डेविड ओसबोर्न और टेड गैबलर ने 1992 में लिखी है, और इसको माना जाता है it heralded the birth of new public management. It heralded the birth of new public management. So second reinvention है ये न्यू पब्लिक एड के बाद, ये फर्स्ट रीइन्वेंशन, ये सेकंड रीइन्वेंशन पब्लिक एड में। लेकिन टर्म न्यू पब्लिक मैनेजमेंट किसने इस्तेमाल की पहले? फर्स्टली क्वाइन किसने की? क्वाइंड बाय क्रिस्टोफर हूड। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था 1991 में, और उसका टाइटल था अ पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। फॉर ऑल सीजन्स 1991, क्रिस्टोफर हूड ने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सबसे पहले क्वाइन की। और ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, इसको दूसरे नाम से भी हम पुकार सकते हैं, लाइक इसको पोलिट जो है, पोलिट ने इसको नाम दिया मैनेजरलिज्म। मैनेजरियलिज्म। और इसको नाम दिया ओसबोर्न और गैबलर ने एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट। एंटरप्रेन्योरल गवर्नमेंट का नाम दिया टॉड गैबलर और डेविड ओसबोर्न ने। और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माना गया। मार्केट बेस्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये नाम किसने दिया? लान एंड रोसेनब्लूम। और इसको मिड पॉइंट माना गया, यानी थर्ड वे। थर्ड वे का नाम इसको मिला बिटवीन
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ये थर्ड वे इसको किसने बोला दो पब्लिक और प्राइवेट के बीच? यू ए गन। ये डिफरेंट नेम्स है जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने अचीव किए हैं। लेकिन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है इसका थीम क्या है? बेसिक थीम कहते हैं इंग्लैंड वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने प्राइवेटाइजेशन की पब्लिक सेक्टर की। यूके फर्स्ट टू प्राइवेटाइज पब्लिक एंटरप्राइज। और यूके में जब ये प्राइवेटाइजेशन हुई तो जो लीडर थी वो थी मार्गरेट थैचर। दैट इज वाई वहां पर इसको कहा गया थैचरिज्म। सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को इंग्लैंड में थैचरिज्म से बिगिनिंग हुई और यूएस में रोनाल्ड रेगान प्रेसिडेंट थे तो यूएस में इसको रीगनिज्म का नाम दिया गया। और दोनों थैचरिज्म और रीगनिज्म की जो बात है वो अर्ली टू लेट 1980s के दौरान अमेरिका और इंग्लैंड में हुई। बट ब्रिटिश वाज द फर्स्ट कंट्री टू प्राइवेटाइज द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और कहते हैं ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट टेक्स व्हाट एंड व्हाई फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाउ फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने व्हाट एंड व्हाई लिख लिया और हाउ इन्होंने प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से लिया। और जो बेसिक थीम्स है एम्स है इसके वो तीन है, उनको हम 3E कहते हैं। इकोनॉमी, आपने इकोनॉमी बढ़ानी है, इन्फ्लेशन कम करनी है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। ये 3E's का एम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में जिसने यूज किया वो थे पोलिट। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं दैट इज आपने इरेडिकेशन ऑफ वेस्ट करना है, आपने इकोनॉमी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और आपने इन्फ्लेशन रेट को कम करना है, इकोनॉमी को आपने स्टेबलाइज करना है। इफिशिएंसी में आपने स्ट्रीमलाइन करना है सर्विसेज को, आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखने हैं, आपने सारे डिपार्टमेंट्स एक साथ नहीं रखने हैं, आपने हर कोई डिपार्टमेंट हर कोई सेक्टर अलग अलग रखना है। जिस तरह ये बात है आपको फॉर एग्जांपल कहीं पर आगे पीजी में वेस्टर्न थॉट कोई और पढ़ाएगा, इंडियन थॉट कोई और पढ़ाएगा, इंटरनेशनल कोई और पढ़ाएगा, दैट इज स्ट्रीमलाइनिंग। तो यहाँ पर आप स्ट्रीमलाइन सर्विस को कर रहे हो, दैट इज व्हाट एफिशिएंसी इज। और जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो इफेक्टिवनेस वही हुआ ना जब हम पब्लिक पॉलिसी को इवालुएट कर रहे थे कि जो आपके टारगेट ग्रुप्स थे क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्या वो टारगेट ग्रुप्स आपके अचीव हुए, दैट इज इफेक्टिवनेस। सो इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द थ्री एम्स, 3E ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एज पर पोलिट, एज पर पोलिट। सो जब हम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसका फोकस किस चीज पे रहता है? सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के ये तीन एम्स, तीन ईज जो दी पोलिट ने, इनको हम वाच वर्ड्स भी कहते हैं, वाच वर्ड्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने फोकस किस पे किया, नेचर इसका क्या है? फोकस इसने परफॉर्मेंस पे किया, परफॉर्मेंस अप्राइजल, कंपटीशन पे किया, कॉम्पिटेंस, डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी दैट इज मैनेजरियल ऑटोनॉमी, कॉस्ट कटिंग,
quality improvement, flexibility, सो चाहे परफॉर्मेंस आपने देनी है, आपने कंपेटिशन बढ़ाना है, मैनेजरल ऑटोनॉमी देनी है, कॉस्ट कटिंग। कॉस्ट कटिंग में क्या आता है? फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे काम कर रहे हो, जहां पर भी आप काम कर रहे हो वहां पे ना आप एक्सपेंसेस रिड्यूस कर रहे हो। एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो? रिड्यूस कर रहे हो। एक्सपेंसेस को जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो वहां पर दूसरी चीज जो होती है, एक्सपेंसेस तो खर्चा तो आपने रिड्यूस किया, लेकिन जो आपका टारगेट है वहां पर आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो। लागत आपने कम लगाई लेकिन जो आउटपुट आया वो बहुत ज्यादा है। दैट इज वायर यू आर यूजिंग कास्ट कटिंग। ये भी एक फीचर है इसका। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी और रेस्पॉन्सिवनेस। चॉइस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे फीचर्स आते हैं इसमें। इसके साथ साथ यहाँ पर जब फ्लेक्सिबिलिटी की बात है तो वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन भी आती है। उसके साथ साथ वहां पर डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन भी आती है। और जब हम डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, देयर इज आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। डीप ब्यूरोक्रेटाइजेशन, इसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। ये भी इसका फीचर है। उसके साथ साथ आप एंटरप्रेन्योरलिज्म जो है वो आम करते हो। तो ये सारे जो हैं नेचर में आते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। और यहाँ पर जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हो तो ये वही बात है, जिस तरह कंप्यूटर आया उसने कितने एम्प्लॉयज की जगह ले ली, उसको हम कहते हैं डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग, आप नंबर्स एम्प्लॉयज के कम कर रहे हो, आपके एक्सपेंसेस कम कर रहे हैं हो रहे हैं, और वहां पर जगह कंप्यूटर ले रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें आती है जब हम फीचर्स और सिट्रस जिस पे एनपीएम कर रही है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट करती है। और जो ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, एनपीएम, एनपीएम चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट, इस चीज में बिलीव करती है। चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन सोसाइटी प्लस इकोनॉमी। जब हम न्यू लिबरलिज्म पढ़ते थे, जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, तो वहां पर हम कहते हैं वाइडर रोल ऑफ मार्केट, और स्टेट का रोल मार्केट में मिनिमाइज कम रहे। तो एनपीएम भी वही कहती है, हो गया ना, ये वही ग्लोबलाइजेशन है, न्यू लिबरलिज्म है। चेंजिंग रोल ऑफ स्टेट इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, सोसाइटी और इकोनॉमी में स्टेट का रोल कम रहे, मार्केट ओरिएंटेड सर्विसेज में जो है स्टेट का रोल कम रहे, वाइटर रोल ऑफ मार्केट अपने आप रहे, यहां पर स्टेट का रोल ज्यादा ना रहे। यहां पर गवर्नमेंट सर्विसेज को कंट्रोल नहीं करेगा, गवर्नमेंट सर्विसेज को रेगुलेट नहीं करेगा यहां पे। टू सम एक्सटेंट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तो कंट्रोल करेगा, लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा रोल रहेगा वो मार्केट का रहेगा, वो प्राइवेट कंपनीज का रहेगा, प्राइवेटाइजेशन का रहेगा। इसीलिए यहाँ पर कहते हैं ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की वजह से जो गवर्नमेंट चेंज हुई, गवर्नमेंट का रोल चेंज हुआ, उसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट क्या बना यहाँ पर, वो बना ड्रायर ऑफ पब्लिक एक्टिविटीज टू
distributor of public benefits. एक और दूसरा, इकोनॉमी में जब गवर्नमेंट की साइलेंस रहती है, इकोनॉमिक सेक्टर में लेसेस फेयर और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आती है, तो गवर्नमेंट वहां पे बन जाती है फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर. फैसिलिटेटर एंड प्रमोटर ऑफ चेंज इन सोसाइटी प्लस इकोनॉमी. तो गवर्नमेंट का बहुत कम रोल रहता है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं मिनिमल स्टेट बन जाती है यहाँ पे गवर्नमेंट, जो सिर्फ कुछ 2-3 फंक्शंस परफॉर्म करती है. लेकिन पर्सनली न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जो थीम है, सेंट्रल थीम जो पर्सनली दिया है ऑसबोर्न और गैबलर ने, that is, we don't need more government, we don't need more government. तो सेंट्रल थीम एनपीएम का एज पर ऑसबोर्न और गैबलर वो ये है, वी डोंट नीड मोर गवर्नमेंट, वी नीड better government. That is, we need better governance. We need better governance. Because governance जो है, it is an act of collectively solving our problems. So government is an instrument we use. Government एक instrument की तरह है जो हम इस्तेमाल करते हैं. Government is an instrument we use. So जब ये instrument outdate हो जाएगा, when instrument is outdated, it is time to remake it or change it. ये कहते हैं ऑसबोर्न और गैबलर. We don't need more government, we need better government. That is, we need better governance. और गवर्नेंस क्या होती है? कलेक्टिवली सॉल्विंग और प्रॉब्लम्स. सो गवर्नमेंट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है जो हम इस्तेमाल करते हैं. वंस ये इंस्ट्रूमेंट काम देना बंद कर दिया, इट इज टाइम टू रिमेक इट, इट इज टाइम टू चेंज इट, इट इज टाइम टू चेंज इट. सो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से इसमें एलपीजी आता है, जिस तरह से हमने इसके फीचर्स देखे. And at the end, there are two pillars, two defining pillars or theoretical basis of NPM. Two pillars are theoretical basis. One is public choice approach, and another is neo-Taylorism. पब्लिक चॉइस अप्रोच का नेट में आया था क्वेश्चन. जहां तक पब्लिक चॉइस अप्रोच की बात है, ये 1960s के दौरान वजूद में आया था, पहले ही, जब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई थी. और चीफ एक्सपोनेंट इसका जो है वो है विंसेंट ओस्ट्रम. विंसेंट ओस्ट्रम कहें या ओस्ट्रोम कहें, वो चीफ प्रोटोगनिस्ट, चीफ एक्सपोनेंट है इस पब्लिक चॉइस अप्रोच के. वो क्या कहते हैं? रिप्लेसमेंट की जरूरत है. कहां पे? रिप्लेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ट्रेडिशनल है. रिप्लेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि क्या है? ट्रेडिशनल. और इसको रिप्लेस कौन करेगा? बाय डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन. सो विंसेंट ओस्ट्रम कहते हैं, अंडर पब्लिक चॉइस अप्रोच, इट इज द टाइम एंड नीड टू रिप्लेस ट्रेडिशनल model of bureaucratic administration by democratic administration.
और विंसेंट ओस्ट्रम की जो मेन बुक है वो है इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दी इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेन बुक है विंसेंट ओस्ट्रम की। तो वो ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिप्लेस करना चाहते हैं अंडर पब्लिक चॉइस अप्रोच। क्योंकि वो कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो ज्यादा सेल्फिश इंटरेस्ट पे फोकस करते हैं, करप्ट हो जाते हैं वो, और पब्लिक इंटरेस्ट को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। उसके बाद जो दूसरा अप्रोच यहाँ पर आता है वो है नियो टेलरिज्म। और नियो टेलरिज्म में भी ये कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। किस चीज की? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल किसका था एडमिनिस्ट्रेशन का? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ऑफ मैक्स वेबर। सो न्यू टेलरिज्म भी कहती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ट्रेडिशनल मॉडल गवर्नमेंट कंट्रोल था और ये रिप्लेस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से। प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से। तो यहाँ पर विंसेंट ओस्ट्रम कहते थे रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, और यहाँ पर वेबरियन ट्रेडिशनल मॉडल को ये चेंज करना चाहते हैं बाय प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर आप प्राइवेटाइजेशन चाहते हो। सो न्यू टेलरिज्म और पब्लिक चॉइस अप्रोच दो थ्योरेटिकल बेसिस और अप्रोचेस है, दो पिलर्स है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। सो यहाँ पर फोकस इस चीज पे किया जाता है कि जो है सर्विसेज को प्रमोट किया जाए, प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट सेक्टर में, ताकि क्वालिटी मिल सके सिटीजन्स को, परफॉर्मेंस इवालुएट होनी चाहिए, और फील्ड एक्टिविटीज से आपने रिलैक्स करना पड़ेगा सेंट्रल डिपार्टमेंट्स को, रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल डिपार्टमेंट्स फ्रॉम ऑपरेशनल और फील्ड एक्टिविटीज, वो फील्ड एजेंसीज को आपने देने पड़ेंगी। आपने कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपने यहाँ पे जो है फ्लेक्सिबिलिटी प्रमोट करनी पड़ेगी, डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करनी पड़ेगी, और परफॉर्मेंस के बेस पे आपने रिजल्ट जो है पब्लिश करने पड़ेंगे। और प्रमोशन भी परफॉर्मेंस के बेस पे होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट जो आप करोगे वो मेरिट पे होनी चाहिए। और आपने जो है परफॉर्मेंस जो भी रिजल्ट्स आते होंगे टारगेट ग्रुप्स पे, वो रिजल्ट्स आपने जो पब्लिश करने पड़ेंगे। और जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, कॉस्ट कॉन्शियसनेस, जो भी आप डिसीजंस लेंगे बीइंग द मैनेजर, वहां पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कॉस्ट कॉन्शियसनेस। जो भी आपने एक्सपेंसेस किया, आपने उसके मॉनेटरी बेनिफिट्स वापस मिल रहे हैं। और जहां तक इस न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात है, इसको इंट्रोड्यूस सबसे पहले इंग्लैंड में किया गया था, जहां पर हमने थैचरिज्म की बात की। प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले वहां पर ज्यादा हुई, स्टार्ट हुई। और इस प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, ज्यादा सिटीजन सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लोगों को सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल रहती है। न्यूजीलैंड ने भी ये किया है, सो यूके ने किया है, उसके बाद न्यूजीलैंड ने किया है, अमेरिका ने किया है, कनाडा ने भी किया है,
और इंडिया ने कब ये किया? 1991 में, जब एलपीजी किया था। उसके बाद हम यहाँ पर कहते हैं ये चैलेंजेस क्या है, चाहे वो चैलेंजेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ग्लोबलाइजेशन से है या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से है। सो कौन से चैलेंजेस होते हैं ग्लोबलाइज्ड एरा के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन को? डायरेक्टली जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पर जनरली 3 चैलेंजेस आते हैं। वो अलग बात है ग्लोबलाइजेशन के पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या है, लेकिन 3 क्रिटिक्स आते हैं। एक ये होता है पॉलिटिकली जो सॉवरेनिटी स्टेट की है वो होती है रिड्यूस। स्टेट की डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी हो जाती है लिमिट। सो आपकी सॉवरेनिटी रिड्यूस होती है, इरोड होती है, आपकी अथॉरिटी पे लिमिटेशंस लग जाती है। कैसे? ग्लोबलाइजेशन की वजह से, एमएनसीज के आने की वजह से, नॉन स्टेट एक्टर्स के आने की वजह से। ये पॉलिटिकली इम्पैक्ट है। इकोनॉमिकली वहां प्रमोट होती है कैपिटलिज्म। स्टेट रिप्रेजेंट करती है, या ये एमएनसीज मोस्टली रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट ऑफ रिच। तो ये इम्पैक्ट करती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बन जाती है स्लेव्स ऑफ कंपनीज। और कल्चरली अगर हम देखेंगे, हैम्परिंग हैम्परिंग ऑफ एज ओल्ड कल्चर्स हुआ है, जिसे हम कहते हैं मैकडोनलाइजेशन, या अमेरिकन कल्चर प्रमोट हो रहा है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुई है। ये 3 तरह के चैलेंजेस और क्रिटिक्स है जो चैलेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन की वजह से या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की वजह से। और जनरली स्टेट में ये 3 क्रिटिक्स ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हुए। और एज पर जो लास्टली हम यहाँ पे कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को न्यू चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है वो क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू चैलेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये बात 2004 में करते हैं जमील जिरिसत। वो कहते हैं देयर इज नीड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस चीज की जरूरत है? ग्रोइंग नीड फॉर नेगोशिएशन स्किल्स अमंग स्टेट्स। स्किल्स पे आपने बातचीत करने की जरूरत है स्टेट्स के बीच, तब जाके आप ग्लोबलाइजेशन के चैलेंज को हरा सकते हो। ग्लोबलाइजेशन की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो ब्यूरोक्रेसी का रोल चेंज हुआ है, जिस तरह भी हमने पढ़ा फैसिलिटेटर। सो ब्यूरोक्रेसी का चेंज रोल फ्रॉम मैनेजर टू फैसिलिटेटर, मैनेजमेंट टू फैसिलिटेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो ब्यूरोक्रेसी को पब्लिक मैनेजमेंट करनी थी, लेकिन ये एमएनसीज को सपोर्ट कर रही है, प्रमोट कर रही है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइवेट पार्टनरशिप करने पर मजबूर है सिस्टम। दैट इज द रीजन आप आए दिन देखते हो कि एजुकेशन प्राइवेटाइज हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेटाइज हो रही है, या उसके बगैर जो रेलवेज, एयरपोर्ट, हेल्थ केयर, वो सारी चीजें जो है धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज को मिल रही है। गवर्नमेंट टेलीकॉम ऑलरेडी प्राइवेटाइज्ड। सो वहां पर रोल जो है ब्यूरोक्रेसी का वो चेंज होता है, मैनेजमेंट करने से ज्यादा वो
फैसिलिटेटर बन गया है इन नॉन स्टेट एक्टर्स के सर्विसेज को फैसिलिटेट करने के लिए। और एक और चैलेंज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज पर जेमिल जरेसिट, वो ये है जब ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में आती है तो प्रमोट हुई ई लर्निंग, सो एमर्जेंस ऑफ ई गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस एमर्ज हो गई। सो एज पर जेमिल जरेसेट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फेस कर रही है ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस, उन चैलेंजेस को हराने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है। ग्रोइंग नीड फॉर स्किल्स अमंग स्टेट्स, ब्यूरोक्रेसी का रोल जो चेंज हुआ है, और एमरजेंस हुई है ई गवर्नेंस की, और उसके साथ साथ आपने फोकस करना पड़ेगा लीडरशिप पे, फोकस ऑन मैनेजरियल लीडरशिप। सो इन जनरल जो चैलेंजेस है वो मोस्टली पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल है। और बड़ा चैलेंज ये है रोल ऑफ स्टेट जो है वो होता है रिड्यूस, इन पर्टिकुलर कहाँ पर, इन मार्केट कहें या इन इकोनॉमी कहें। तो जहां तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन चैलेंजेस को हराने की बात है तो जमील जुरसत फोकस इस बात पर करते हैं स्टेट्स के बीच नेगोशिएशंस की ज़रूरत है। मे बी कहीं पर आपने प्राइवेटाइजेशन के साथ ताल्लुक जो है बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट टू प्रमोट सर्विसेज फॉर द पब्लिक, जिसमें भागीदारी स्कीम आती है, जिसमें बाकी प्राइवेटाइजेशन आती है डिफरेंट सेक्टर्स में, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का भी रोल चेंज हुआ है, ई गवर्नेंस प्रमोट हो रही है, डिजिटल टेक्निक्स प्रमोट हो रही है, और लीडरशिप भी जो है उस पर आपने फोकस करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ों पे सिट्रस कर रहे हैं जेमिल जुरस, ताकि आप ग्लोबलाइजेशन के चैलेंज को हरा सकते हो। और ग्लोबलाइजेशन के चैलेंजेस मोस्टली क्या है, स्टेट का रोल रिड्यूस होता है, चाहे वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सॉरेंटी की बात हो, चाहे वो इकोनॉमी की बात हो। आप इकोनॉमिक सेक्टर में कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि आप कंपनी के गुलाम बन चुके हो। इलेक्शन से पहले आपको वो कंपनी फंड्स देती है, फिर आप इलेक्शंस कराते हो, और जब आप इलेक्शन में कामयाब होते हो तो आप उस कंपनी के लिए फिर काम करते हो, तो आप उस कंपनी के खिलाफ कोई भी इकदाम नहीं कर पाते हो। और कल्चरली एज ओल्ड कल्चर जो है वो हैम्पर होते हैं। सो यहाँ पर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब लोगों को प्रॉब्लम है इस प्राइवेटाइजेशन के दौर में, तो वो गवर्नमेंट के पास कम और प्राइवेट कंपनीज के पास जाते जाते हैं। जब जॉब्स की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रहती है रादर देन गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि थोड़ी सी ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी आपको रहती है प्राइवेट सेक्टर में। दैट इज़ ये भी एक चैलेंज बन जाता है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को।